हेलो नमस्कार। आज साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साइंस का प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो है उसको करते हैं और हम देखेंगे आज हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। जो हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है आइरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कॉर्निया के द्वारा। यहाँ पर आप ह्यूमन आई का ये इमेज देख सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले रेटिना क्या है। रेटिना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे जो आंखों का तस्वीर है, यहाँ पर जो हमारी आंखें बनाई गई है ये हमारी रेटिना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पीला वाला पार्ट है ये रेटिना है। इस पर हमारे ये जो हमारे आंखों में है यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा दिया आइरिस। आइरिस यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा आइरिस है। तीसरा दिया है यहाँ पर पुतली। पुतली ये देख सकते हैं प्यूपिल, यहाँ पर जो हमारा आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है जिससे हम पुतली कहते हैं। और कॉर्निया, कॉर्निया जब नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कॉर्निया के द्वारा आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करती है वो कॉर्निया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर यहाँ इस पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है किस पर, रेटिना पर। पुतली का आकार छोटा और बड़ा किसके द्वारा होता है, आइरिस के द्वारा। यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आइरिस। जब बहुत अधिक प्रकाश होता है तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं, वो किसके द्वारा, आइरिस पुतली को सिकुड़ देता है। और जब अंधेरा होता है तो हमारी आंखें फैल जाती हैं, यानी आइरिस पुतली को फैला देता है जिससे अधिक से अधिक प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करे और हमें स्पष्ट दिखाई दे। और यहाँ पर पुतली का, यहाँ पर हमने देखा आइरिस का काम। और पुतली क्या होती है, पुतली के बारे में देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पिपिल है पुतली है, आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है, ये होता है पुतली। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, O2, H2, N2 या CO2, कौन सी गैस उत्पन्न होगी हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ रिएक्शन करा के देख लेते हैं। यहाँ बोला एथेनॉल का यानी C2H5OH, ये हमारा एथेनॉल है। कार्बन की एक संख्या होती है तो हम उसको पढ़ते हैं मेथ, कार्बन की दो संख्या है तो हम पढ़ेंगे एक। तो ये हमारा एथेनॉल है, OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल का ग्रुप तो यहाँ पर हो गया। एथेनॉल की जब अभिक्रिया कराते हैं सोडियम धातु के साथ, Na धातु है सोडियम, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर देखेंगे एथेनॉल की अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ तो हमें प्राप्त होगा C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड और H2 गैस निकलेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एथेनॉल की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एथेनॉल की अभिक्रिया कराना है सोडियम धातु के साथ तो C2H5ONA यानी सोडियम एथॉक्साइड बन रहा है और H2 गैस निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभिक्रिया HCl जली NaOH जली से अभिक्रिया करा के NaCl जली और H2O द्रव्य बनता है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है HCl की अभिक्रिया कराया जा रहा है NaOH। HCl भी कैसा है, जली है। NaOH भी कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जली है। जब इनका अभिक्रिया कराया जा रहा है तो NaCl हमें प्राप्त होना है, लवण प्राप्त हो रहा है। ये कैसा है, जली है, यानी कि एक्वाटिक जली है। ये HCl भी है जली और NaOH भी है जली। तो हमें जली प्राप्त हो रहा है NaCl और H2O द्रव्य प्राप्त हो रहा है, H2O लिक्विड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि अपघटन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन बी में बताया गया अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया निराकरण अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर डी में बताया जा रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जब HCl का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो HCl लवण बन रहा है, यानी कि यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, NaCl बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिससे हम कहते हैं CFC गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC गैस के नाम से जानते हैं।
किस गैस का अवक्षय करती है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये किस गैस का अवक्षय करती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ओजोन का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम जानते हैं जो CFC गैस होती है वो किस गैस का अवक्षय करती है? ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 ओजोन का अवक्षय करती है। ओजोन परत में छिद्र आ रही है, इसका कारण क्या है? CFC गैस का बढ़ना। यानी CFC गैस किससे रिलीज होती है? जो रेफ्रिजरेटर होता है, जैसे कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, इनसे ये गैसें निकलती हैं और ओजोन परत में छिद्र कर रही है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है इंसुलिन हार्मोन। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करता है, रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करता है। बी में दिया रक्त में प्रोटीन के स्तर को, सी में दिया रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, रक्त में लवणों के स्तर को नियंत्रित करता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी रक्त में जो शुगर है इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। ये क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की जब कमी हो जाती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से क्या होता है? अगर पूछा जाए इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से हमें रोग होगा डायबिटीज नामक रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वह है, यानी प्रकाश की किरणें जब यहाँ पर पूछा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही और अभिलंब से दूर हट रही है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? हम जानते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए हम यहाँ देखेंगे जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ये हमारा, अब हम देखेंगे प्रकाश सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। ये मान लेते हैं हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और नीचे हमारा विरल माध्यम है। ये हमारा विरल माध्यम है, ऊपर हमारा है सघन माध्यम, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो हमारी लाइन होती है अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। अब हम देखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से यानी सघन माध्यम से जब प्रकाश आ रही है विरल माध्यम में तो प्रकाश को ऐसे सीधे निकलना चाहिए, लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये प्रकाश इधर चली जाती है। यानी आना चाहिए था प्रकाश इस वे में, लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है, आपतित किरण आ रही है तो इधर जाने के बजाय ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्या होता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। और ये पर दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, ये हमारा अभिलंब हो गया। जब ये हमारा विरल माध्यम है, यहाँ पर सघन माध्यम। अब हम देखेंगे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, ये विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये कंडीशन होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब की से दूर हट जाती है। तो यहीं पर ये पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो कैसे हो रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, तो क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में एंटर कर रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर यहाँ पर होता कि अभिलंब की ओर झुक जाती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी दिया है विद्युत वाहक बल का, ऑप्शन नंबर सी दिया है आवेश का, ऑप्शन नंबर डी दिया है विद्युत धारा का। तो हम जानते हैं यहाँ पर देखिए विद्युत धारा, यहाँ पूछा एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड कह ले या एम्पियर कह ले, केवल एम्पियर भी कह सकते हैं,
एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए विद्युत ऊर्जा किसका मात्रक होता है, यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो इसका ऐसे ही मात्रक जूल होता है। अगर पूछा जाएगा विद्युत ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक बताएंगे जूल, और हम इसको कह सकते हैं, इसका एक और मात्रक होता है किलोवाट घंटा। जो बिजली आती है हमारे घरों में उसको हम किलोवाट घंटा में मापते हैं, मेजर करते हैं। तो अगर ऐसे ही मात्रक पूछेंगे तो जूल बताएंगे। और एक दूसरा मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। और ये विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था एम्पियर सेकेंड, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बी, ये किसका सिंबल होता है, लेड का। लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी। हमें बताना है लेड नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है PbNO3 का ट्वाइस, ऑप्शन बी में दिया है PbO, ऑप्शन सी में दिया है PbNO2 का ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है PbNO2। तो हम जानते हैं लेड का सिंबल क्या होता है, Pb, और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा PbNO3 का ट्वाइस। ये हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्वस्थ मनुष्य सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया 150/80, ऑप्शन नंबर बी में दिया 140/80, ऑप्शन नंबर सी में दिया 120/80, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 125/115। तो सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। इसको हम लिखते हैं 120/80 mmHg, यानी मिलीमीटर, और ये पारा, Hg का सिंबल होता है ना, पारे का सिंबल होता है Hg, तो इसको हम मापते हैं। और यहाँ देखिए 120/80। ब्लड प्रेशर हाई कब होता है, जब 130/80 से अधिक होता है, तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो होती है वो हाई हो जाती है। बीपी लो कब होती है, जब 90 ब्लड प्रेशर लो कब होता है, जब 90/60 से कम होता है। इसको हम किस में लिखते हैं, mmHg। ठीक है, ये हमेशा होगा mmHg में, मिलीमीटर Hg पारा है। तो ब्लड प्रेशर हाई कब होगा, जब 130/80 से अधिक होगा। ब्लड प्रेशर लो कब होगा, जब 90/60 से कम होगा। तो सामान्य कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु जो होता है वो किसका बना होता है। किसका बना होता है, बिजली के जो बल्ब होते हैं फिलामेंट यानी तंतु किसका बना होता है। ऑप्शन ए दिया है नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर बी दिया है लोहे का, ऑप्शन नंबर सी दिया है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है चांदी का। तो किसका बना होता है ये बल्ब, यहाँ पर हम देख सकते हैं बल्ब में यहाँ पर ये फिलामेंट है, फिलामेंट ये है, ये जो तंतु है वो किस चीज का बना होता है, ये फिलामेंट है, तो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। और अब बात करेंगे नाइक्रोम का यूज कहाँ करते हैं, तो जो हीटर होता है इसमें नाइक्रोम की वायर लगी होती है हीटर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी दिया एटीपी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी दिया है पायरुवेट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी के रूप में कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा क्या है, एटीपी, इसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एटीपी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट ये होता है हमारे एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो हमारे शरीर में ऊर्जा कलेक्ट होती है वो किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जा सकता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है बाह्य दल होते हैं, अंडाशय होता है, बीजांड होता है या परागकण होते हैं। ये देखिए परागकोश यानी एंथस का फॉर्म, ये फिगर दिया हुआ है, ये परागकोश है। परागकोश ये देखिए परागकोश में क्या होते हैं, यहाँ पर पोलेन सेक्स बोलते हैं, पोलेन ग्रेन भी बोल सकते हैं। ये जो होते हैं वो पोलेन ग्रेन या
पोलन सेक्स है। तो परागकोश ये एंथर है, इसमें परागकोश में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा, परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, परागण होते हैं। परागण क्या करते हैं, परागकण ये निषेचन में, पुष्पों में निषेचन में काम आते हैं परागकण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। परागकोश में क्या होते हैं, परागण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पुष्प का फिगर है, यहाँ देखिए यहाँ दिखा हुआ है परागकोश, ये जो एंथर है ये परागकोश है, पीला वाला ये जो है परागकोश है। इसमें क्या होता है, परागण होता है, परागकण होता है इसमें। ये देखिए पुंकेसर यानी कि जो पुष्प है उसमें नर भाग है, पुंकेसर में क्या आते हैं, परागकोश आते हैं और ये फिलामेंट यानी तंतु आते हैं। यानी ये जो ये दिख रहा है ये तंतु है, ये नर भाग है, और ये परागकोश भी नर भाग होते हैं और इसी में पाए जाते हैं परागकण। इसमें पाए जाते हैं पोलन ग्रेन, तो परागकोश में पाए जाते हैं पोलन ग्रेन। और यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र और स्टाइल यानी वर्तिका, अंडाशय, ये किसके पार्ट होते हैं, स्त्री के से, यानी जो ये पुष्प है उसमें स्त्री का भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और पुरुष यानी नर का भाग है परागकोश और फिलामेंट यानी तंतु। हमने देखा ये परागकोश है, परागकोश में पाए जाते हैं परागकण, ये तंतु है। और ये देखिए स्टाइल यानी स्टिग्मा वर्तिकाग्र है, और यहाँ पर दिया स्टाइल यानी वर्तिका है, ये हमारा ओवरी यानी जो पुष्प है इसका ओवरी अंडाशय है। तो यहाँ पर हम देखें ये पुष्प की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 39। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। हमने पढ़ा है विबग्योर नाम से उसको याद करते हैं। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, लाल रंग का। सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक, देखिए प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण कौन सी होती है, यानी प्रिज्म की आधार की ओर अधिकतम कौन सा प्रकाश झुका है, तो वायलेट बैगनी रंग झुका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बैगनी। सबसे कम कौन सा झुका है, लाल रंग झुका है। ये हमारा जो है व्हाइट प्रकाश सूर्य आ रहा है जो प्रिज्म से टकरा करके 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण के बारे में बताना है। पीएच वैल्यू में जब पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो पदार्थ जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है। 7 से अधिक होती है तो क्षारीय होता है, 7 होती है तो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अम्लीय लवण है। लवण के बारे में बताना है। NaCl, NaHSO4, Na2SO4 या केसियन। तो केसियन ये क्षार होता है, इसको तो कभी बता ही नहीं सकते क्योंकि ये क्षार होता है। NaCl ये लवण होता है। पूछा गया है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये अम्लीय लवण होगा सोडियम बाइसल्फेट, ये होता है अम्लीय लवण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कार्बन की 1 संख्या होगी तो मेथ बोलेंगे, कार्बन की 2 संख्या होगी, देखिए कार्बन की 1 संख्या है तो इसको हम पढ़ेंगे मेथ, कार्बन की 2 संख्या है तो हम पढ़ेंगे एथ, कार्बन की 3 संख्या है तो हम पढ़ेंगे प्रोप, इसको हम पढ़ेंगे प्रोप। तो हमें प्रोपेन पूछा यानी कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो प्रोपेन की जो फॉर्मूला होगा, रासायनिक सूत्र होगा C3H8, क्योंकि जो कार्बन की 3 संख्या उससे हम क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसको हम, और एल्केन का फॉर्मूला और एल्काइन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन। एल्केन होता है। एल्कीन क्या होता है, CnH2n, ये होता है एल्कीन, ये एल्कीन होता है। और एल्काइन क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्काइन, एल्काइन होता है। अब देखिए प्रोपेन पूछा यानी N आना चाहिए, CnH2n का फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, कार्बन की संख्या 3 है, देखिए आएगा C3 लिखेंगे, H3 × 2 लिखेंगे +2, यानी C3H6+2, तो C3H8, तो ये आ गया C3H8, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। यहाँ पर हमसे पूछा है विभवांतर का मात्रक यानी विभवांतर की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओम, ऑप्शन बी में दिया है एम्पियर, ऑप्शन सी में दिया है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है वॉट। तो हम जानते हैं ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध।
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विद्युत विभवांतर का, जो विभवांतर है इसका मात्रक होगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वॉट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, पौधों में जो नर भाग है वो कौन सा है, कौन सा अंग है? ऑप्शन ए दिया है जायांग, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पुंकेसर, ऑप्शन सी में दिया है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में दिया है अंडाशय। तो यहाँ पर जो पुष्प है उसका फिगर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, जो पुंकेसर है ये नर जननांग है। पुंकेसर में आते हैं परागकोश और आता है तंतु फिलामेंट। हमने देखा परागकोश, ये परागकोश है, इसमें बनता है परागकण। परागकण क्या होते हैं? जो परागकण होते हैं वो निषेचन के काम आते हैं। तो जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसमें क्या क्या आता है? परागकोश और फिलामेंट। और अगर यहाँ पर नर जननांग कुछ है, मादा जननांग कोश था, तो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? ये हमसे पूछा जा रहा है, प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन में दिया है जल में, कांच में, कांच में, हीरे में या निर्वात में। तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। और कितनी होती है प्रकाश की चाल इसमें? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हमसे पूछा जाए ध्वनि की चाल कितनी होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हम बताएंगे 0, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं मिलता जिससे ध्वनि 0 होती है। ध्वनि की चाल वहां पर 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मुख से, ऑप्शन बी दिया है यकृत से, ऑप्शन नंबर सी दिया है छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी दिया है पित्ताशय से। तो हम जानते हैं जो हमारे शरीर में यानी मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू हो जाती है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है, क्योंकि जब भोजन हमारे मुख में जाता है तो हमारे मुख में बहुत से लार पाए जाते हैं जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाएगा जो पाचन की क्रिया है वो मुख से स्टार्ट होती है, क्योंकि मुख में क्या पाए जाते हैं? लार पाए जाते हैं, और लार में पाए जाते हैं एंजाइम। तो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है, फिर ग्रसिका में जाती है, उसके बाद अमाशय में जाती है, अमाशय के बाद ये देखिए क्षुद्रांश यानी छोटी आंत में आएगी, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, मुख से स्टार्ट होती है। और छोटी आंत ये यहाँ पर ये हमारी बड़ी आंत है, यहाँ देख सकते हैं ये हमारी छोटी आंत है, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत, और ये वाला पार्ट हमारा बड़ी आंत है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।